गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। मतलब हम पुरुष और महिलाओं के निस्संतानता या फिर बांझपन का इलाज और उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, इक्सी, एम्ब्रियो फ्रीजिंग वगैरह रेगुलर करते हैं। हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर रिंकू बैनर्जी और डॉक्टर ईशानी हैं, और हम गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक रोगों का, हेरिडिटरी रोगों का, खानदानी रोगों का आइडेंटिफिकेशन, जांच और उनको रोकने की बहुत अच्छी एक एडवांस जेनेटिक क्लिनिक और जेनेटिक सेंटर और जेनेटिक लैब चलाते हैं, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की भी सुविधा है। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनका आंसर्स बताने की कोशिश करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो हेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे 5 M2 एग्स थे, लेकिन एक भी एम्ब्रियो नहीं बना। ये जो क्वेश्चन है 5 M2 एग्स थे, तो इसमें जो बताने की चीज है, जो मेरे लैब में अधिकतर, पर ऐसा होता नहीं है हमारे सेंटर में, पर हो भी सकता है, मैं कह नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि जो अंडा रहता है ह्यूमन, जो लेडी का जो एग रहता है, उसमें यदि न्यूक्लियस दिखता है माइक्रोस्कोप में, तो उसको जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। ये जब आगे बढ़ता है तो इसमें एक ये गायब हो जाता है, उसको जर्मिनल वेसिकल ब्रेक डाउन बोलते हैं, तो जीवी ब्रेक डाउन बोलते हैं। फिर इसके बाद में एक छोटा सा दूसरा सेल बनता है, जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और ये प्राइमरी oocyte, जिसमें कि हम इक्सी करते हैं। इसको M2 बोलते हैं, मेटाफेज 2। मतलब ये आगे जब स्पर्म एंटर होगा तो ये आगे बढ़ेगा। अब ये oocyte का जब आप डिटेल देखोगे, तो जो मैं देखा हूँ एम्ब्रियोलॉजी में, ये इसका एक खोल होता है जिसको जोना बोलते हैं, और एक उलेमा होता है जो इसका मेम्ब्रेन होता है। कई बार न्यूट्रिशनली पुअर जो महिलाएं होती हैं, या फिर यदि oocyte में ठीक से हार्मोन का स्टिमुलेशन नहीं मिला, या फिर oocyte का इनहेरेंट प्रॉब्लम हो, प्रोटीन का या पावर का, तो जब इक्सी करते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये फ्रेजाइल रहती है। फ्रेजाइल मतलब इसमें टूट फूट होती है। फिर इसमें जब आप इक्सी करते हो तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऐसा होता है खासकर यदि oocyte में प्रॉब्लम हो तो। अब ये भी हो सकता है कि यदि इक्सी ठीक से नहीं हुआ हो, या फिर कन्वेंशनल आईवीएफ कर रहे हो तो स्पर्म एंटर नहीं किया हो। स्पर्म नहीं एंट्री करने का एक बड़ा रीज़न ये हमारे साथ भी हो चुका है कि जोना, जो इसका खोल है और जो स्पर्म है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर यदि प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ें जब आप आईवीएफ करते हो तब समझ में आता है। पर आपके यदि 5 M2 एग्स बने हैं, आपको फिर से आईवीएफ कराना चाहिए, और आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट से बात करिए, क्या प्रॉब्लम हुई है। एक बेबी था 11 महीने का, बाद में पता चला कि उसे जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्या सेकंड बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है? एक बेबी था, मतलब वो बेबी शायद अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, और उसको जेनेटिक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये होती है ऐसे केसेस में कि उस बच्चे का क्या कोई डीएनए टेस्ट जेनेटिक रोग के लिए हुआ था। यदि हुआ था तो वो रिपोर्ट क्या आपने रखी है। कई बार लोग बच्चे के विछोह के कारण, उसके डेथ के कारण इतने दुखी हो जाते हैं कि सब फोटो और सब रिपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो आपकी इतनी महत्वपूर्ण होती है। अब आप एकदम फिर से अधर में है कि आपके बच्चे को कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम था। भगवान ना करे यदि जेनेटिक प्रॉब्लम लेके बच्चा है भी यदि, तो उस बच्चे के जेनेटिक प्रॉब्लम को, कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस आप, जहाँ पर डीएनए डायग्नोसिस होता है, म्यूटेशन डायग्नोसिस होता है, जैसे हमारे पास में एनजीएस लैब है, एक्सोम सीक्वेंसिंग होती है, सैंगर सीक्वेंसिंग, बहुत सारी मेथड्स होती है जिसमें हम जेनेटिक रोग का आइडेंटिफाई करते हैं। जेनेटिक रोग, जेनेटिक प्रॉब्लम एक बहुत वृहद विषय है। उसमें हजारों तरह के रोग होते हैं जो जेनेटिक रोग के परिभाषा में आते हैं। किस तरह का जेनेटिक रोग है वो यदि जानेंगे, तब ये पता चलता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम क्या पेरेंट्स से, मतलब हस्बैंड और वाइफ से तो नहीं आ रही है। तब हम ट्रियो सीक्वेंसिंग करते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर से बनाऊंगा। मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत डिफिकल्ट हुआ,
नेगेटिव आया, क्या यही कारण था? और मेरा 5AA एम्ब्रियो था। शायद अपनी पेशेंट, ये मेरे ख्याल से हर आईवीएफ सेंटर में ये चीज़ें होती हैं, और एक डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना, पेशेंट कई बार बहुत एप्रीहेंसिव रहते हैं। हमको यदि ऐसा भी हो चुका है कि उसमें प्रेगनेंसी हुई है, जब हमने डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में बच्चेदानी के मुंह को यानी सर्विक्स को क्लैम्प से पकड़ा भी था। बट जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट होता है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का पोजीशनिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का ठीक से जाना, ये बहुत सारे मायने रखता है। यदि पेन हो रहा है तो भी मायने रखता है। तो डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डेफिनेटली एक बहुत तकलीफदायक विषय हो जाता है गायनिकोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए, कि इतना मेहनत करने के बाद में यदि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा, बट मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम रेगुलर करते हैं और उसमें प्रेगनेंसी भी होती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंटेंट और इसकी जो मैं जो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताता हूँ, यदि आपको